ठीक है राहुल देव सर, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, जो हमने एक सवाल पूछा कि तीनों राज्यों की जो बंपर जीत है, क्या 2024 का वो ट्रेलर है? क्योंकि इस जीत के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर और मजबूत हो गई है बीजेपी, और लोकसभा की जो सीटें हैं वहां से कितनी बड़ी संख्या में आती है हम जानते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो उत्तर भारत हम पूरा देख लें, अगर सिर्फ बिहार को छोड़ दें, बिहार झारखंड को भी छोड़ दें, तो लगभग बिल्कुल एक सीधा, और उत्तर पंजाब को छोड़ दें तो एक छत्र साम्राज्य बीजेपी का दिखता है। तो हिंदी समाज अपने, मैं उसका लगभग 90% मैं कहूँगा कि उस पर बीजेपी की विचारधारा की, उसके संगठन की, और उस पर वहाँ पर संघ ने बहुत वर्षों दशकों काम किया है। इन सब का सम्मिलित परिणाम हमको दिख रहा है कि वो लगभग हर चुनौती से परे चली गई है उसकी स्थिति। तो 2024 में और उसके कुछ समय बाद भी मुझे लगता है कि इन प्रदेशों में बीजेपी को चुनौती देने वाली शक्ति और बड़ी बात खड़ी नहीं होगी। बहुत दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इस चुनौती से निपटने के लिए अब अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने वाला है। और देखिए, 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी विचारधारा, एजेंडा और योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेगी। आइए आपको बताते हैं कि 2024 के लिए पार्टी की 3 टियर तैयारी क्या है, 3 लेयर की तैयारी क्या है। करुणा। बिल्कुल, और जरा यहां पर आप देखिए, यह आपके लिए समझना जरूरी, 2024 की 3 टियर लेयर क्या है। यहां पर देखिए विचारधारा क्या साफ तौर पर नजर आती है। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो लगातार प्रमुखता के साथ इसको रखा जाता है। हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो रखा जाता है। आज भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो शपथ ग्रहण हो रहा है, वहां पर जो संत समाज मौजूद है। तुष्टीकरण का जो विरोध है वो लगातार हर मंच से किया जाता है। इसे भी फिट किया गया है आम जनता वोटर्स के दिमाग में। बिल्कुल, एजेंडे की बात करें तो देखिए, धार्मिक कॉरिडोर, 370 हटाने का श्रेय और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक तरीके से फ्लैगशिप पॉलिसी कह लीजिए या डिसीजंस होगा जिसको बीजेपी देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी। योजनाओं की बात करें तो गरीब कल्याण, महिला कल्याण और सशक्त अर्थव्यवस्था, ये योजनाएं रहेंगी। जितनी भी योजना है उनके केंद्र में ये 3 महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। और इसको लेकर हर सरकार, यानी कि केंद्र तो जा ही रही है, राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि इसी के इर्द गिर्द आपका कामकाज रहेगा। राहुल सर, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे वो एजेंडे की बात करें, विचारधारा की बात करें या पॉलिसी मेकिंग की बात करें? देखिए, एक चीज़ तो मुझे बहुत साफ दिखती है, एक सूत्र है जो सब जगह हमें दिख रहा है, कम से कम इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर के प्रदेशों में, कि जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वैचारिक और भावनात्मक मुद्दे, उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी चुनौती इन सभी प्रदेशों के सामने है, इन 3 नए प्रदेशों जहां पर चुनाव हुए उनके सामने भी, कि उनका आर्थिक विकास कैसा होगा, उनमें औद्योगिक विकास कैसा होगा, उनमें नए रोजगारों का सृजन कैसा होगा, उसमें नए निवेश कैसे होंगे, नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे, और नए युग में, ज्ञान युग में जो नए तरह के उद्योग आ रहे हैं, जो कामकाज, उनमें वहाँ के युवकों को क्या भविष्य मिलेगा, इन पर अभी जोर कम है। भावनात्मक मुद्दों पर और उन्हीं के आकर्षण से बांधकर लोगों को हर्षवर्धन जी, इस पर कुछ कहना खींचने की कोशिश है। कुछ कहना चाहेंगे? ये एक चुनौती है। देखिए, भावनात्मक मुद्दे जब हम कहते हैं तो चूंकि राम मंदिर भावनात्मक दिखता है, 370 भावनात्मक दिखता है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में अगर अभी 370 होता तो जिस तरह के विकास के काम वहां हुए हैं वो हो पाता? और एक लाइन की बात, क्या योगी आदित्यनाथ अगर आज यहाँ नहीं होते उत्तर प्रदेश में, तो क्या जिस तरह से दुनिया भर की कंपनियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आ रही हैं या डिफेंस कॉरिडोर में आ रही हैं, वो आ पाती? कल ही अभी AI कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दुनिया में जो आधुनिक तकनीक है उसमें जिस तरह से भारत लीड ले रहा है वो अपने आप में चमत्कारिक है।